हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है गुडविल। गुडविल में मैंने आप लोगों को एक मेथड ऑलरेडी डिस्कस करा दिया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का लेना है ये क्वेश्चन में गिवन होगा, 5 साल में का लेना है, 6 साल का लेना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में इस चैप्टर को। देखो, जो भी हमें प्रॉफिट्स लेने होते हैं, जो हमने एवरेज प्रॉफिट में कैलकुलेट किए थे लास्ट क्लास में, हमने ये डिस्कस कर लिया था कि अगर 4 साल के प्रॉफिट लेने हैं एवरेज में, तो पिछले 4 सालों के आपको प्रॉफिट्स गिवन थे, उनको ऐड किया, डिवाइड कर दिया 4 से। बट यहाँ पर बात ये आती है कि वो प्रॉफिट हैं कौन से, क्या वो नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, या कौन सा प्रॉफिट है। देखो, है तो वो नेट प्रॉफिट ही, लेकिन इसको एक टर्म यूज़ किया जाता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। प्रॉफिट भी ऐसे होने चाहिए जो फ्यूचर में मेंटेनेबल हो। अगर वो मेंटेनेबल ही नहीं है तो फिर वो गुडविल कैसे बता सकता है। हम लोगों ने यही तो डिस्कस किया था कि अगर मुझे लगता है कि 50,000 रुपये साल की हमारी कमाई अगले 2 साल तक हो जाएगी, तो 1 लाख रुपए की गुडविल हो गई। तो गुडविल कितनी आ गई, 1 लाख रुपीज़। बट वो मेंटेनेबल भी होने चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि भविष्य का तो पता नहीं, बट पास्ट के हिसाब से आप लोग फ्यूचर को देखते हो कि पास्ट में क्या एक्सपीरियंस किया हम लोगों ने, इतने प्रॉफिट हो रहे हैं, तो ये ही प्रॉफिट आगे होंगे या नहीं होंगे। लेकिन पास्ट में तो कोई ऐसा इंसिडेंट भी हो सकता है हमारे साथ जो आपको पता है कि नहीं, भगवान की दया से वो आगे तो नहीं होगा। समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूँ कि अगर इस ईयर को हम लोग एक बेस लेंगे आगे का गुडविल निकालने का, तो इस ईयर में 2 महीने तक लोगों की दुकान बंद रही है लॉकडाउन की वजह से, तो 2 महीने सेल नहीं हुई, ये लॉस हुआ। बट ये कौन सा लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल लॉस तो नहीं है, ऐसा हर साल तो नहीं होता। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल, लॉस बाय फायर हो जाए, लॉस बाय थेफ्ट हो जाए किसी के यहाँ, तो कुछ लॉस बाय थेफ्ट हो, लॉस बाय फायर हो, ये ऐसी एबनॉर्मल आइटम्स हैं जिनको हटाना चाहिए, क्योंकि इनका इम्पैक्ट गुडविल पर क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसकी वजह से आपके प्रॉफिट कम हुए होंगे, मानते हैं, तो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हम करते हैं उसको माइनस। लेकिन अभी हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पे गुडविल निकाल रहे हैं। आपकी रेप्यूटेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, कि अगर लॉस बाय फायर हो गया तो ऐसा तो है, या तो ये हो कि अगले 2 साल तक भी लॉस बाय फायर होगा तो उसको कंसीडर करें। जब आपको पता है कि वो लॉस बाय फायर तो इंसिडेंट था और हमने बहुत प्रिकॉशन ले ली है कि अब आगे चल के ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, तो फिर वो लॉस बाय फायर हमें हटा देना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी जैसे हमारा पिछले साल प्रॉफिट 40,000 रह गया, क्यों, क्योंकि 10,000 लॉस बाय फायर हो गया था, अगर वो नहीं होता तो 50,000 हो जाता। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितने लग रहे हैं यहाँ देखकर, 50,000 ही लग रहे हैं, क्योंकि 40,000 हो ज़रूर गए, बट 10,000 वो एबनॉर्मल लॉस था जो आगे चलकर हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया। तो गुडविल में हमें ऐसी एबनॉर्मल आइटम्स को हटा लेना चाहिए। दूसरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। क्लास 11th में भी पढ़ा था, क्लास 12th में पास्ट एडजस्टमेंट में भी पढ़ा था, वो यहाँ भी आ गया। तो अगर कोई एरर रह गया था तो अब उसको ठीक करना है। ठीक है, तब जाके आपको प्रॉफिट निकालने हैं। तो लास्ट क्लास में तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन किया था, प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखे थे। अब ऐसा हो सकता है कि पहले प्रॉफिट आपको ठीक करने पड़े। ठीक कैसे करने पड़ेंगे, एक तो मैंने आपको जो एबनॉर्मल आइटम्स बताई वो हटानी होंगी। दूसरा, कोई रेक्टिफिकेशन एरर होगा तो उसको पहले एरर को रेक्टिफाई करना होगा, फिर जाकर उसको हमें प्रॉफिट मानना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट गिवन होंगे वो होंगे एक्चुअल प्रॉफिट, और जो हम प्लस माइनस करके निकालेंगे वो होंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। समझ में आ गया। ऑल्दो इसमें एक ये स्टेटमेंट गिवन है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप इसको याद कर लो। ठीक है, ये याद करने का होता भी नहीं है, क्योंकि ये 5 आइटम ऊपर और 6 लेस में दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 11 आइटम ही आएंगी। ये तो आपको एक तरीका बता रखा है कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं,
ये रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। मैं इनमें से 2-3 आपके साथ डिस्कस भी कर लेता हूँ कि क्या होता है। भाई गलती क्या की है उसने, वो तो वो क्वेश्चन ही बताएगा, और गलती कैसे ठीक करनी है वो डिपेंड करता है गलती हुई क्या है। 100 की जगह अगर 10 रुपये लिख दिया तो 90 अब और लिखने हैं, तो इसमें से थोड़ी ना याद करेंगे हम कि 90 ऐड होगा या लेस होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ डिस्कस करनी ये है कि अगर कोई एक्सपेंस उन्होंने लिख दिया, कोई खर्चा उन्होंने लिख दिया, अब आगे चल के अगर वो खर्चा नहीं होगा तो बताओ हम प्रॉफिट में कैसे एडजस्ट करें, उसको प्लस करें या माइनस करें उस वाले एक्सपेंस को या उस वाले लॉस को। हमें उसको ऐड बैक करना होगा। ऐड बैक क्यों करा? प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस पहले क्या किए होंगे? माइनस। अगर वो माइनस कर दिए बट होने नहीं थे माइनस, तो माइनस की जगह अब हमें क्या कर देना है? उसको प्लस। तो वो अपने आप उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा ना। जैसे अगर कोई गलती से -10 कर रखा है, अगर मैं उसके आगे +10 और लिख दूँ तो उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। तो कोई भी अगर खर्चा नुकसान लिख रखा है पहले जो आगे नहीं होगा, उसको ऐड बैक कर दो। ऐसी सेम अगर कोई इनकम है, रेवेन्यू है जो आगे नहीं होगी, अब एक लॉटरी की इनकम है, ये एबनॉर्मल गेन है, क्या ये हर साल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो उसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? उसको क्या कर देंगे? अपने इस बार के प्रॉफिट में से माइनस। समझ में आ रहा है? ये इसमें दे भी रखा है, 1-2 डिस्कस करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे प्रॉफिट में ऐड करके लिखा है, पहला क्या है? एबनॉर्मल लॉसेस। एग्जाम्पल दिया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा, क्योंकि ये आगे नहीं होंगे, ठीक है। मतलब आप ये सोच सकते हो कि ऐसा क्या पता कि आगे नहीं होगा। भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं पता कि आगे नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन ये तो पता है कि लॉस बाय फायर एग्जैक्टली वो ही उसी दिन उतने ही अमाउंट की होगी कि हर साल, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो हम इतनी अनसर्टेन चीज़ को कैसे कंसीडर कर सकते हैं? ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा अपनी बुक्स में से। तो ऐड कर दिए एबनॉर्मल लॉसेस। सेकंड पॉइंट में क्या ऐड करवाया? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट तो मतलब ही होता है जो कई साल तक चलेंगी। तो इस साल, पिछले साल वो ख़राब हो गई होगी तो उसको बेच दी। हम क्या हर साल फिक्स्ड एसेट बेचते हैं? नहीं बेचते। कोई ख़राब हो जाती है, डिमोलिश हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, तब बेचते हैं। तो वो भी नहीं बिकेगी, तो उसका लॉस भी क्या कर लिया? ऐड कर दिया। अब थर्ड पॉइंट, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में दे रखे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अपने दिमाग में ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आता है जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, और इसी के नीचे 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर नीचे आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड पे क्या आता है? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक गलती से ज़्यादा लिख दिया जाए, इसका ग्रॉस प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर नहीं समझ में आ रहा तो करके देख लेना एक एग्जांपल अपने दिमाग, कुछ भी, कोई भी अमाउंट्स लेकर। अगर क्लोजिंग स्टॉक 50,000 लिखना था, मैं उसकी जगह 60,000 लिख दूँ, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप? क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। तो आपका ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएगा गलती से, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा था तो डेबिट का आंसर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो भी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बच जाएगी। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमने ज़्यादा लिख दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट भी गलती से ज़्यादा हो गया। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमने कम लिख दिया गलती से तो ग्रॉस प्रॉफिट भी गलती से उतना ही कम आएगा। ये आपको पास्ट एडजस्टमेंट में भी मैंने थोड़ा थोड़ा समझाया था कि उधर अगर गलती है तो क्रेडिट में है तो इधर भी गलती होगी, उस तरीके से ये भी। इसका उल्टा, अगर ओपनिंग स्टॉक की फिगर हम ज़्यादा लिख दें, बाय मिस्टेक अगर हम ओपनिंग स्टॉक की फिगर ज़्यादा लिख दें तो ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर कम आ जाएगा उतना ही। अगर ओपनिंग स्टॉक की फिगर हम कम लिख दें तो ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर उतना ही ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अगर सेम साइड पे दोनों डेबिट में तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, लेकिन अगर ऑपोजिट साइड पे एक डेबिट में एक क्रेडिट में, जैसे क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों अलग ऑपोजिट साइड पे, तो जितना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना क्लोजिंग स्टॉक कम होगा उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा। ठीक है ना? ये हम यहाँ पर क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कहेगा कि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था,
गलती से हमने ज़्यादा वैल्यू लिख दी थी, अब उसको ठीक करो। ठीक है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिख दिया था तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम आया होगा, तो अब प्रॉफिट को ठीक कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। ठीक है ना, कम आया होगा तो बढ़ाना पड़ेगा ना प्रॉफिट ठीक करने के लिए, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। ऐसे ही अगर अंडर वैल्यूएशन हुआ होगा क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम से दिखाई होगी, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम से दिखाया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम दिखा होगा, अब उसको बढ़ाने के लिए क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसलिए ये सारी आइटम आपको ऐड में दे रखी है। आ रहा है समझ में? ऐसे ही तो ये 3 पॉइंट मैंने डिस्कस करे। अब एक 5th पॉइंट और देखो, या फिर पहले 4th भी देख ही लेते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। ये वाले एक्सपेंस अगर आगे चलकर नहीं होंगे तो कोई ऐसा खर्चा है जो नहीं होगा उसको ऐड बैक कर लो, क्योंकि अभी इसका कोई यूज़ नहीं रहा खर्चे का। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, ऐड बैक। तो सारे लॉसेज और एक्सपेंसेस अब ऐड बैक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी आगे चलकर होने नहीं वाले। 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर 2 तरीके के होते हैं। आपने एनपीओ भी पढ़ा, आपको पेमेंट में अगर सैलरी दिखती थी तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देते थे, लेकिन फर्नीचर दिखता था तो उसको पेमेंट में मतलब एक्सपेंडिचर में ना लिखकर कहाँ ले जाते थे, बैलेंस शीट की असेट साइड में। क्यों? क्योंकि फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है और सैलरी पे करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ में आता ही आपको? अगर गलती ये हुई हो कि फर्नीचर ही रहा हो, फर्नीचर की पेमेंट की हो, अब गलती से एनपीओ में कोई उसको एक्सपेंडिचर में दिखा दे, या यही बात कर लेते पीएनएल में मैं इसको खर्चों में दिखा दूँ, तो मेरा प्रॉफिट कम आएगा, क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती एक एक्सपेंस लिख दिया जो था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन मैंने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाकर ट्रीट कर दिया। कैसे ठीक करेंगे? ऐड बैक कर दो। जितने का फर्नीचर है आपने पहले खर्चों में लिख के उसको माइनस कर दिया होगा प्रॉफिट निकालने के लिए, अब उसको ऐड बैक कर दो। तो यहाँ पर लिखा है 5th पॉइंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हम गलती से बैलेंस शीट की चीज़ पीएनएल में ले गए, उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक। आ रहा है समझ में? वो यहाँ दे रखा है। ऐसी लेस में एबनॉर्मल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हर साल नहीं बिकते, तो इस साल अगर कोई गेन है तो उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये माइनस की चीज़ें शुरू हो गई। सेकेंड माइनस क्या करा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा वैल्यू कर रखा है तो जितना ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है गलती से, उतना ही प्रॉफिट भी ज़्यादा दिख रहा है, तो अब क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक कम दिखा रखा है तो प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, अब उसको माइनस कर देंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो मैंने एग्जाम्पल डिस्कस करे हैं ये कि प्लस माइनस हो सकता है, ये बिल्कुल याद करने की चीज़ नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ये आप नहीं भी देखते तो भी आप अपने आप बता देते कि अच्छा ये खर्चा आगे नहीं होगा, तो वापस ऐड बैक कर दो। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध इसके। सबसे पहले आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10th। अरुण एंड भरत आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2020 on the following terms. Manu will be given 2/5 share of profit. Manu को 2/5 शेयर देना है प्रॉफिट में। Goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm. मतलब एवरेज प्रॉफिट पर 3 इयर्स परचेज लगाना है। समझ में आ गया? तो गुडविल का फॉर्मूला लिख देंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो आपको मिल गया 2 ईयर है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो पता ही है। बस अब नीचे वर्किंग नोट में क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वर्किंग नोट अगर एक से ज़्यादा हो तो नंबरिंग करा करो, WN1 WN2। अगर एक ही हो तो फिर सिर्फ वर्किंग नोट लिख दो, बहुत है। प्रॉफिट फॉर द 3 years एंडेड 31st March वर 2020 का प्रॉफिट गिवन है ₹30,000, लेकिन ब्रैकेट में एक बात बताई, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹40,000। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और खुद समझो, मैं बिल्कुल जीरो से फिर से समझा रहा हूँ, जो अभी पीछे समझाया उसको अगर नहीं भी याद आपको।
प्रॉफिट 30,000 रुपये हुआ 2020 में। अच्छा, फिर कह रहा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000, इनके लॉस ऑफ स्टॉक हो गया था, आग लग गई थी, उसकी वजह से स्टॉक जल गया था 40,000 का, तो वो खर्चा माइनस कर दिया है, तब प्रॉफिट ये आ रहा है। तो वो खर्चा हर साल तो नहीं होगा, उसको क्या कर दोगे, ऐड बैक। तो प्रॉफिट में मैंने, आप देखो वर्किंग नोट में 30,000 में उस 40,000 को ऐड कर दिया, अब एडजस्टेड प्रॉफिट उस साल का बन गया 70,000 रुपये का। समझ में आई बात। नेक्स्ट 2019 में लॉस हुआ था कितने का, 80,000 का, ये लॉस दे रखा है। ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, इसको कई लोग VRS बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये क्या होती है, ये कुछ कंपनीज जिनके यहाँ वर्कर्स ज़्यादा हो जाते हैं, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो जाते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को VRS देती है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कर लो। भाई 60 में तो ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट होती है, लेकिन अगर किसी को आज ही फर्म छोड़ के जाना है कंपनी, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो फिर वो VRS निकाल देते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी तो वैसे भी निकाल देती है कि जाओ यहाँ से, लेकिन गवर्नमेंट में तो कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो VRS दे रहे हैं। कितने की, 1,10,000 रुपये की इन्होंने पे करी थी उस साल, 1,10,000, और वॉलंट्री है, ज़बरदस्ती नहीं, वॉलंट्री है, उसकी इच्छा है, अगर वो जाना चाहे तो 1,10,000 रुपये लेके गया, और वो गया भी है कोई बंदा, तो 1,10,000 रुपये लेके गया। अब वो बंदा हर बार तो नहीं जाएगा, और हर बार ये स्कीम होगी या नहीं होगी ऐसा तो कुछ भी मेंशन नहीं है, ये तो किसी भी साल में निकलती है जिस साल लगता है कि इस साल हमें एम्प्लॉयज़ की छटाई करनी है। जैसे अभी ये लॉकडाउन वाला पीरियड है, पेंडेमिक का पीरियड है, तो इसमें बहुत सारे वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया जा रहा है कि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपकी सैलरी पे कर पाए। ठीक है, तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन इन्होंने 1,10,000 रुपये पे करी थी। अब ये हर साल तो नहीं करनी, ये खर्चा होगा नहीं, तो ये खर्चा वापस ऐड बैक कर दो। -80,000 तो ऑलरेडी ये प्रॉफिट माइनस में ना, क्योंकि लॉस है, उसमें ऐड बैक कर दो 1,10,000 रुपये, तो प्रॉफिट प्लस में पहुंच गया, कितना, 30,000। आई बात समझ में। 2018 की बात करते हैं, प्रॉफिट है 1,10,000 का, इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ ₹30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बेचने पर इनको गेन हुआ था 30,000 रुपये का। क्या ये हर बार होगा गेन? नहीं होगा, तो इसको क्या कर दोगे आप, माइनस। ये तो रेवेन्यू है ना, इसको क्या कर देंगे, प्रॉफिट में से माइनस, तो प्रॉफिट बन गया 80,000 रुपीज़ का। आ गए तीनों सालों के एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब एवरेज निकाल दो, 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आ गया ये 60,000 एवरेज प्रॉफिट। बात समझ में आ गई। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा 60,000 आया, उसको ऊपर ले गए, 60,000 इंटू 2, 1,20,000 हमारी गुडविल निकल कर आ जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 13। Geet and Neet are partners in a firm. They admit Geet into partnership for an equal share. It was agreed that goodwill will be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. Profit for the last 5 years were, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट गिवन है। 16 में 90,000 बट ये लॉस है, 2017 1,60,000, 18 में 1,50,000, 19 में 65,000, 31 मार्च 2020 ये 1,77,000। ये प्रॉफिट्स गिवन है। नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड दैट द फर्म हैड गेन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीन सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। मतलब ऊपर वाली टेबल में जो सेकेंड ईयर है उसमें एक गेन हुआ था 50,000 रुपये का। द गेन वॉज क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट, तो वो तो पता ये नहीं भी लिखते तो भी गेन तो P&L में ही जाता है। एक गेन हुआ था 50,000 रुपये का। क्या ये नॉर्मल आइटम है? ये एबनॉर्मल है। ये गेन हर बार नहीं होगा, जब कभी कभार मशीन ख़राब हो जाएगी तब बिका करेगी। इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले आप देखो वर्किंग नोट में मैंने यहाँ पर
ईयर लिखे 31 मार्च 16, 17, 18, 19, 20। एक्चुअल प्रॉफिट्स लिखे 90,000 माइनस में, बाकी सारे प्लस में लिखे। माइनस को दिखाने का तरीका वैसे ब्रैकेट में दिखाओगे तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अकाउंट्स में माइनस साइन की जगह ब्रैकेट बोला जाता है, ब्रैकेट लगा दो। अच्छा एक बात देखो, इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में आपको एक फ़र्क दिखेगा प्रेजेंटेशन का। सिर्फ यहाँ पर मैंने ईयर्स को हॉरिजॉन्टली लिखा है, वहाँ पर मैंने ईयर्स को वर्टिकली लिखा था एक लाइन में, पहले 2020, फिर अगली लाइन में 19, फिर 18। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली लिख दिया ईयर को। तो कैसे करने हैं क्वेश्चन, जैसे आपकी मर्जी है, आप हॉरिजॉन्टली लिखो, वर्टिकली लिखो, इसका थोड़ी ना फ़र्क पड़ रहा है, आंसर ठीक आना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन मैंने दोनों करके दिखा दिया आपको, जैसे ऊपर करके दिखाई थी वो बेटर लग रही हो तो वो, बस उसमें ये पर्टिकुलर्स नहीं आ पाता, ये जो पर्टिकुलर्स लिखा है ना साइड में, एक्चुअल प्रॉफिट लेस एड, ये उसमें नहीं दिख पाता। तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी ज़रूरत, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको दिखाना ही होता है, कैसे भी प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। ये आपको बेटर लग रही है प्रेजेंटेशन तो आप ऐसे कर लेना। पहले 5 साल के ईयर लिख दिए। सबसे पहले गेन ऑन सेल ऑफ मशीन हटाया लेस में, कहाँ से हटाएंगे, 2017 में से 50,000 रुपये माइनस कर दिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 incurred in the year ended 31st March 2018 because of a machine becoming obsolete in accident। एक मशीन का एक्सीडेंट हो गया और वो उसमें ख़राब हो गई बुरी तरह से, उसकी वजह से हम लोगों को 20,000 रुपये का लॉस हो गया। कब हुआ, 31 मार्च 2018 को। एबनॉर्मल लॉस है, हर बार नहीं होगा, इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक। ठीक है, तो इसमें देखिए ऐड कर दिया एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपीज़ का। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018 अमाउंटिंग टू ₹1 लाख वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, पहले इतना ही पढ़ लेते हैं। ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन, ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होता है, ओवरहॉलिंग मतलब हो गया उसको इंस्टॉल करवाने का खर्चा। एक सेकेंड हैंड मशीन खरीद के लाए, तो जो मशीन खरीद के लाए वो तो असेट बनाई दी होगी हमने, लेकिन उसको जो इंस्टॉल करवाया, आपने 11th में जर्नल एंट्रीज में पढ़ा है, कोई भी मशीन खरीदते हैं तो उसके खरीदने के टाइम पे जितने भी इंस्टॉलेशन के, लाने के खर्चे वर्चे सब होते हैं, वो सब हम उसी में ऐड कर देते हैं, वो सब हम मशीन की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। 11th में पढ़ाया था, ये याद होगा आपको, इंस्टॉलेशन के सारे खर्चे मशीन में ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर वो 1 लाख रुपए का जो खर्चा हुआ था वो गलती से वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, उसको इन्होंने क्या किया, गलती से रिपेयर में लिख दिया। तो इसका क्या फ़र्क पड़ा, इसका फ़र्क बहुत पड़ गया। रिपेयर तो खर्चा होता है, वो कहाँ जाता है, P&L में, और बनाना क्या था इसको, असेट, तो ये जाना चाहिए था बैलेंस शीट में। अब ये ज़बरदस्ती खर्चों में पहुँच गया, इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे। खर्चों में दिख गया ना रिपेयर, तो प्रॉफिट कम हो गए होंगे। क्या कर देंगे इसको, ऐड बैक। अब ऐड बैक करते वक्त एक गलती होती है, जुलाई 18 है, कुछ लोग इसको 18 में जाके ऐड कर देंगे। 18 डेट पूरी पढ़ो, 1 जुलाई 2018 है, तो जो प्रॉफिट गिवन ये कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा 31 मार्च 2019 वाले P&L और बैलेंस शीट में। इससे पहले तो जो बैलेंस शीट और P&L बना होगा वो कब बना होगा, 31 मार्च 2018, तो उसके तो बाद हुआ है ये इंसिडेंट। ये कब हुआ है, ये हुआ है 18-19 में, 2018-19 के बीच में हुआ है ना, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ दिखाओगे, 31 मार्च 2019 में। तो इसको हमने ऐड कर दिया, ऐड ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज़। समझ में आया। ये तो हमने भी आधा पॉइंट पढ़ा था। अब इसके बाद और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या इम्पॉर्टेंट है, आपने इसका एक और इम्पैक्ट देखा, मतलब सोचा कि मशीन में ना डालने से एक पॉइंट तो ये गलत हुआ ही कि वो रिपेयर में पहुंच गया। दूसरा, जब डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हुआ होगा तो इस 1 लाख रुपए पर डेप्रीसिएशन भी नहीं निकल पाया। अगर हम इस 1 लाख को ठीक से मशीन में ऐड कर देते तो इसके ऊपर भी तो डेप्रीसिएशन लगता, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो पूरी मशीन की कॉस्ट पे ही लगता है। अब उस पर ये डेप्रीसिएशन भी नहीं लग पाया, तो अब वो रेक्टिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। वही चीज़ लिखी हुई है, डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन WDV मेथड।
उस मशीन पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो मशीन पे तो चार्ज होता है, बट ये जो ओवरहॉलिंग एक्सपेंस हुआ इस पे तो चार्ज ही नहीं हो पाया, क्योंकि ये तो हम कहाँ पहुँचा दिए थे हमने, रिपेयर में। तो अब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। WDV मेथड लगाना है। WDV में क्या होता है, हर बार नई कॉस्ट पर लगता है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो नई वैल्यू निकल के आती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है WDV मेथड में। तो सबसे पहले 31 मार्च 2019 वाले ईयर में 1 लाख इंटू रेट क्या है 20/100 इंटू कितने मंथ्स का लगाएंगे 9/12, 9 महीने का लगाएंगे। 9 महीने का लगाने के बाद ये कितना बन रहा 15,000। तो 31 मार्च 2019 वाले ईयर में मैंने 15,000 रुपये माइनस करके दिखाए थे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, 1 लाख की मशीन, उस पर 15,000 पिछले साल डेप्रीसिएशन लगा, कितने की रह गई 85,000 की। अब 85,000 पे लगेगा, यही तो WDV मेथड है। 85,000 का 20% होता है 17,000। अब तो पूरे साल का लगेगा, तो पूरे साल का लगाया 17,000, वो माइनस करा 2020 में से। ठीक है, ये करने के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ गए। ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद 2016 के 90,000 माइनस में, फिर 1,10,000, फिर 1,70,000, फिर 1,50,000 और लास्ट में 1,60,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए, पाँचों को ऐड कर लो। कैसे, -90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5। ये एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 1 लाख रुपीज़ का। समझ में आया। अब गुडविल के फॉर्मूले में पुट कर दो, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 3 लाख रुपीज़ की। आ गया समझ में। ये होता है गुडविल निकालने का तरीका। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।